नमस्कार, मैं हूं राजेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बातचीत में। जी हाँ, क्या वो समय आ गया है कि सामाजिक न्याय को फिर से परिभाषित किया जाए। तमाम तरह की खबरें आ रही हैं कि आरक्षण के बीच में भी एक आरक्षण हो, यानी आरक्षण के अंदर भी आरक्षण। आज इस तमाम मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद डॉक्टर उदित राज जी, और साथ में जाट आरक्षण समिति और मोर्चा के नेता चौधरी पुष्पेंद्र सिंह भी हैं। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ आरक्षण की बात हो रही है, दूसरी तरफ आरक्षण का लाभ सही सबको नहीं मिल पा रहा है। जी हाँ, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस बातचीत में। डॉक्टर साहब, आप तो लंबे समय से आरक्षण की लेकर लड़ाई में रहे हैं। आरक्षण का लाभ किनको मिल रहा है, किनको नहीं मिल रहा। क्या लगता है कि जो सामाजिक न्याय की एक जो अवधारणा लेके चली गई थी, क्या उसको फिर से परिभाषित या फिर से रीडिफाइन करने का वक्त आ गया है? क्योंकि कुछ लोग जो ज़्यादा मलाई खा रहे हैं वो ज़्यादा खा रहे हैं और कुछ का विकास ही नहीं हो पा रहा है। देखिए, ऐसा है कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन का कोई उपाय नहीं। जो दलितों को, आदिवासियों का आरक्षण दिया गया है वो मुख्यधारा में शामिल करने के लिए, भागीदारी के लिए दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में गरीबी भी दूर होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। गरीबी दूर करने के लिए स्पेशल कंपोनेंट प्लान फॉर शेड्यूल कास्ट और ट्राइबल सब प्लान आदिवासियों के लिए लाया गया है। तो जब देखा गया कि आरक्षण से इनका कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, गरीबी से लड़ा नहीं जा सक रहा है, तो SCP एंड TSP लाया गया। तो SC ST के मामले में बहुत लोगों को भ्रांति है कि इससे गरीबी दूर होती है। गरीबी दूर करने का उपाय है। और जो आरक्षण दिया गया दलितों, आदिवासियों के लिए शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर दिया। तो SC ST का जो आरक्षण है वो बिल्कुल अलग है, उसका OBC से लेना देना नहीं है। OBC में आकर के जुड़ जाता है आर्थिक जुड़ जाता है, फिर सीमा भी एक निश्चित हो जाती है कि इतनी आय होनी चाहिए। इससे ऊपर अगर होगी तो आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलेगा। कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार में आरक्षण लागू किया था, उसमें A और B 2 कैटेगरी किया था। आंध्र प्रदेश में 4 कैटेगरी है और राज्यों में कैटेगराइजेशन जरूर OBC का हुआ है। अब ये OBC का मामला विशेष रूप से उनका अपना बनता है कि क्या वो चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं होता। पार्टी की तरफ से भी कोई लाइन नहीं आई, इसलिए मैं नहीं कह सकता इसमें, क्योंकि मैं एक पार्टी का सिपाही हूँ और पार्टी से बंधा हुआ हूँ। पहले ऐसा था जब मेरी अपनी पार्टी हुआ करती थी तो मैं एक अपना खुद स्वयं का विचार रखता था। तो इसलिए इसका न सरकार के तरफ से कोई ऑफिशियली इसकी घोषणा हुई है बाइफर्केशन का या OBC रिजर्वेशन में। तो इसलिए सवाल बनता भी नहीं तो जवाब कहाँ से बनेगा। जब सवाल नहीं बनता, जवाब नहीं बनता। इस सिकंदर से लेकर के 1947 तक जितने युद्ध हुए उसमें भारत की हार होती ही रही, इसलिए कि एक विशेष जाति की ही जिम्मेदारी थी कि देश की रक्षा करना, शासन प्रशासन करना, बाकी सब जातियों के अपने पेशे में लिप्त रहने का एक आचार संहिता थी समाज में। तो जो बाहर के लोग आते थे तो यहाँ के जो आंतरिक लोग थे, जो चाहे वो दर्जी है तो कपड़ा सीने का काम सोचता था कि मेरा काम तो कपड़ा सीने का, मुझे लाठी उठाने का, तलवार उठाने की ज़रूरत नहीं है। और कपड़ा धोने वाला सोचता था कि मैं तो कपड़ा धोने के लिए पैदा हुआ हूँ, मुझे क्या मतलब कोई आया कोई जाए। इसी वजह से देश गुलाम होता रहा, कभी भी भारत नहीं किसी युद्ध को जीता। तो वो उससे भारत को कमजोरी हुआ। अब शासन प्रशासन में जब सबकी भागीदारी हो जाती है तो मजबूत हुआ है। 1947 में भारत का हर नागरिक कम ज़्यादा किसी भी अवस्था में अपने को भारतीय समझता है। कोई बाहर का आदमी आता है तो उसको लगता है विदेशी। सभी की एकता है। तो शासन प्रशासन में जो भागीदारी आरक्षण के माध्यम से दी तो उससे देश की एकता मजबूत हुई, देश की यूनिटी मजबूत हुई है उससे। तो वही मैं कह रहा हूँ, ये भागीदारी का सवाल है इस बात का। कोई गरीबी उन्मूलन का मुख्य हथियार नहीं, हथियार तो तमाम सरकार की स्कीमें हैं। 350 450 सरकार की योजनाएं हैं, किस लिए? गरीबी उन्मूलन के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ये सारे के लिए बनी हुई। तो उपाय तो कहीं और है, लेकिन कई बार ऐसा है कि माहौल ऐसा पैदा कर दिया गया, आरक्षण 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 से तो मलाई खा गए, मलाई खाई गए। क्या मलाई खा गए? बहु जगजीवन राम जी जैसे आदमी को नहीं छोड़ा गया क्या? ना नारायण जैसे आदमी, मन में तो सबके अंदर है ये धारणा बनी रहती है। तो ऐसा कुछ नहीं है
कि मलाई खा गए मलाई खा ये बात प्रतिनिधित्व का है। प्रतिनिधित्व से देश को की एकता अखंडता को मजबूती ही मिली है, देश एक हुआ है और उससे आज कोई इस देश के ऊपर कोई नज़र उठा करके नहीं दे सकता उस दृष्टि से कि इसको गुलाम बनाया जा सकता है। चौधरी साहब, एक तरफ आप जाट आरक्षण की मांग लेके हुए हैं, बीजेपी सरकार भी मान रही कहीं ना कहीं कि जाट आरक्षण को लेके आपको जगह मिलेगी, लेकिन एक तरफ आरक्षण के अंदर ही एक मामला है कि जो यादव वर्ग के लोग हैं, जो कोयरी, कुशवाहा, लोध, ये तमाम जो ऊपर की जातियां हैं, ये उनका हिस्सा उस आरक्षण में, तो नीचे वाले जो लोग हैं वो पीछे छूट रहे हैं। क्या ये वोट की राजनीति है या सही में सामाजिक न्याय की अवधारणा दिखती है आपको? देखिए राजेश जी, इसमें जो डॉक्टर साहब ने बात कही, मुख्य रूप से तो मैं डॉक्टर साहब की बात के चिंतक भी हैं और आरक्षण के विषय हों चाहे दलित के विषय हों, इस पर डॉक्टर साहब का लंबा तजुर्बा है और लंबा काम है जो देश में नहीं पूरे विश्व में उसको रिकग्नाइज किया जाता है। इसमें बात ये आ रही है मुख्य कि एक कोटा, मान लीजिए मैं ओबीसी की बात करूंगा क्योंकि डॉक्टर साहब SC ST की बात रख चुके हैं। ओबीसी में निश्चित रूप से अनेकों जातियां हैं, लगभग 2500 जातियां इस टाइम सेंट्रल लिस्ट में हैं। तो इसमें कुछ जातियों पर ये नीचे जो जातियां हैं वो एक आरोप भी लगाती हैं, उसमें सच्चाई भी कहीं ना कहीं है कि साहब 27% में से जिनकी संख्या मान लीजिए 10% है और वो सारे आरक्षण को 5-7% पॉइंट को छोड़ करके उसको खा जाएं तो वो भी एक उचित चीज नहीं है। यानी कि कोटा वो 27% का जो कोटा है वो देश में जो ओबीसी की 55-60% जातियां हैं उनके लिए वो आया, लेकिन वो केवल 10-12% या 20% लोग उनको अपोर्शन कर दें, उसके खिलाफ जो है ये एक मुहिम कहीं ना कहीं NCPC आयोग के द्वारा कोई पत्राचार शुरू हुआ है जिसका कल टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट पेज पर जिक्र आया था। तो इसमें जहाँ तक हमारा सवाल है, हमें कोई इसमें गलत नहीं लगता कि एक इसको कोटे को इस तरीके से इसमें 2-3 कैटेगरीज बना दी जाएं, जैसा कि प्रपोजल भी ये बता रहे हैं कि भाई एक तो बैकवर्ड क्लास है, एक मोस्ट बैकवर्ड है और एक एक्सट्रीमली बैकवर्ड है। और बिहार में हुआ है, बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी ने तो 1967 में 69 में नहीं 79 में शायद कर दिया था, 79। तो उसमें क्या है लाभ के भाई उसमें कम से कम ये होगा कि जो एक तरीके के एक कद के सामाजिक रूप से जिनका एक तरीके से रहन सहन है या उनके पास इतना संसाधन नहीं है, उनको कम से कम 9% का या 18% का जिस भी तरीके से जनसंख्या के आधार पर एक प्रोपोर्शन दे दिया जाए, तो ताकि वो उसमें तो रहे ही रहे। अगर उसमें क्वालिफाई करते हैं तो उसमें भी क्वालिफाई करें 27% में, लेकिन यदि नहीं रह पाते तो 9% में कम से कम उनका एक अलग बने। तो इसमें कोई अन्याय वाली बात मेरी समझ में नहीं। डॉक्टर साहब, एक बिहार में एक्सपेरिमेंट नीतीश कुमार जी ने किया था कि एक दलित के अंदर भी महादलित का उन्होंने बना दिया। वो जो अवधारणा थी, आपको क्या लगता है कि वो चुनावी राजनीति थी, एक वोट बैंक को कंसोलिडेट करने की बात थी? अभी है ही, अभी तो है ही है। हाँ, वो है बिल्कुल। लेकिन एक बात है कि जैसे मुसहर समाज के लोग थे, मैंने देखा कि मानसिक रूप से और कुछ वैसे भी प्रशासनिक रूप से मजबूत तो हुए हैं। यह सच्चाई है, यथार्थता है कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो आगे निकले हैं, फ़ायदा वही ले जाते हैं। तो ये इसको कोई नकार नहीं सकता है। तमाम सारी उपजातियों के लोग मुझे मिलते हैं, कहते हैं साहब पूरे देश में मेरे जाति का एक भी IAS नहीं, एक PCS नहीं, एक IPS नहीं, एक IRS नहीं, जबकि कुछ जातियों में सैकड़ों हैं। तो निश्चित तौर से कुछ वंचित तो होते हैं। तो इसलिए जब भी तो मैंने कहा कि जैसे आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में कैटेगराइजेशन है और बिहार में कैटेगराइजेशन है, जो वर्ग काम किया है, ऐसे नहीं कि फेल हुआ है, तो किया जा सकता है। अब चूँकि जब तक पार्टी की आधिकारिक कोई नीति नहीं घोषित होती तो तब तक हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन बिहार में ये स्थिति है। जीतन राम मांझी का जो एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया, फिर उन्होंने एक बगावत का एक दौर चला जीतन राम मांझी। आज भी जीतन राम मांझी जोर जोर से कह रहे हैं कि भाई हमें न्याय नहीं मिला। तो आपको क्या लगता है कि वो एक रबर स्टैंप की तरफ ही? मैं इसका जवाब मैं दे चुका हूँ, और रबर स्टैम्प तो अभी है ही है। अभी तो मैं संसद में बोल चुका हूँ कि आरक्षण न हो तो आज भी दलित न संसद में प्रवेश कर सकते हैं, न विधानसभाओं में कर सकते हैं। तो इससे क्या इंगित होता है? और जिन क्षेत्रों में आरक्षण नहीं, आज भी इनकी भागीदारी शून्य है। चाहे मीडिया हो, अखबार के मालिकाना का मामला हो, चैनलों के मालिकाना का मामला हो, बड़े पत्रकार हो या पूंजी बाजार हो,
आयात निर्यात हो, औद्योगिकरण हो, बाजार हो, आईटी सेक्टर हो, कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, आर्ट और कल्चर का क्षेत्र हो, फिल्म हो, आज भी इनकी भागीदारी लगभग जीरो है। जहाँ भी इनकी भागीदारी थोड़ा बहुत हो पाई है, चाहे राजनीति में, चाहे शिक्षा जगत में या सरकारी नौकरियों में, आरक्षण की वजह से हो पाई है। और चौधरी साहब एक सवाल आपसे भी है कि केंद्र और राज्य की जो सूची बनती है आरक्षण को लेकर या जातियों को लेकर, उसमें बड़ा ही एक ये रहता है कि भाई जो वहाँ पे लोग अगड़े हैं यहाँ पिछड़े हो जाते हैं, यहाँ पे पिछड़े हैं वहाँ अगड़े हो जाते हैं, और वो एक समानता नहीं बन पाती है। इसमें बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। ये जो अभी जाट आरक्षण का मामला चला था, हमारी मांग केवल ये थी कि जिन राज्यों में जाट को ओबीसी की पिछड़े वर्ग की सूची में राज्य में डाला हुआ है, यानी राज्य कह रहा है कि भाई जाट पिछड़ा है, उसी को तो हम कह रहे थे कि केंद्र में भी लिया जाए। ये जो एक डिस्क्रिपेंसी है, जैसे कि मैं ओबीसी में यूपी की बात करूं तो 234 जातियां हैं जो स्टेट की लिस्ट में हैं, लेकिन 154 उनमें से जातियां केवल जो है जाकर के सेंट्रल लिस्ट में है। तो 80 जो जातियां हैं वो छूटी हुई हैं, और वो जातियां ऐसी हैं, कमजोर हैं, कि जो आवाज तक नहीं उठा पा रही हैं। तो इस देश में सारे में ही एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्योंकि राज्य और केंद्र ये फेडरल स्ट्रक्चर है, इसमें क्रॉस पर्पस पर काम नहीं करता है। तो दोनों की सूची एक समान क्यों ना हो, इस प्रश्न पर चिंतन करने की आवश्यकता है। और ये हमारी मांग है कि भाई जो राज्य में पिछड़ा हो वो ऑटोमेटिकली एक नया बिल लाया जाए, और उसके माध्यम से इसको ऑटोमेटिकली जो है सेंटर में दिया जाए। सेंटर यदि किसी स्टेट के किसी जाति को पिछड़ा मानता है तो तत्काल रूप से उसका नाम ओबीसी की सेंटर स्टेट की लिस्ट में भी डाला जाए। तो दोनों सूचियां एक तरीके से होनी चाहिए। ये नहीं कि उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े राज्य में मेरठ यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए जब जाट जाता है तो वो पिछड़ा है, लेकिन वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने जा रहा है तो वो अगड़ा माना जा रहा है। तो ये जो है अन्याय हो रहा है। इसी के खिलाफ हम लोग लगातार आंदोलन चला रहे थे, और उसको पिछले साल दे भी दिया गया था, यूपीए शासनकाल में दिया था, लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो है उसको डॉक्टर साहब वो सूची वाली बात थोड़ा सा उसमें लगता है कि असमानता है, कहीं ना कहीं उसको ठीक करने की जरूरत है। ये तो है जो ये कह रहे हैं, सच कह रहे हैं। वही जाति कहीं शेड्यूल कास्ट है तो कहीं ओबीसी है, कहीं अपर कास्ट में है। तो ये जो अनियमितताएं हैं, इनकन्सिस्टेंसी है, इसके ऊपर वर्कआउट तो करना चाहिए। इसमें जो एक राजनीतिक प्रश्न आपने बिहार के संदर्भ में पूछा था, क्योंकि भाजपा के सांसद है तो शायद वो ना कह पाए, तो अभी जो प्रश्न उठा है कि साहब हम इसमें कुछ बाइफर्केशन कर दें, तो हो सकता है इसमें राजनीतिक लाभ उठाने का भी एक प्रश्न हो। जिस प्रकार यादव जाति है या कुर्मी है, जिनके लालू जी हैं और नीतीश जी हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको आइसोलेट किया जाए और इनको कैटेगराइज किया जाए। मतलब बीजेपी राजनीति कर सकती है चुनाव को लेकर। हाँ, इसमें से एक लाभ कमाने की बात इसमें हो सकती है। चलिए डॉक्टर साहब, इस पे कहने से बचेंगे ही, वाकई इनके चुनाव नहीं, इसमें कौन सी राजनीति की बात है? मैं इससे असहमत हूँ कि इसमें कौन सी राजनीति की बात है। क्यों यादव और कुशवाहा अगर एक साथ जा रहे हैं? अरे जब कोई, अभी देखिए, सबसे पहले बात यह है कि अभी ये सवाल बना ही नहीं। जब सवाल बनेगा तब उत्तर दिया जाएगा, तब आप कह भी सकते हैं। लेकिन राजनीति के अलावा इतना मैं जरूर कह रहा हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ। इसमें कोई बुराई नहीं है कि यदि कोई कमजोर है तो उसका एक कैटेगराइजेशन करके हम इसको जो है कर सकते हैं। चलिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।